हेलो लर्नर्स, आप सबका वेलकम है लर्निंग विद ज्योति में। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स CUET 2022 की तैयारी। तो तैयारी करने से पहले हमारा ये जान लेना ज़रूरी है कि हमारे पेपर में क्या आएगा। उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट सिलेबस यहाँ से गूगल से डाउनलोड करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको ये भी श्योरिटी मिल जाए कि जो सिलेबस है उसमें कुछ चेंज नहीं आया है और जो सिलेबस मैं शो कर रही हूँ यही असली वाला सिलेबस है। तो पढ़ते हैं कि सिलेबस में लिखा क्या है। इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसका कोड 309 है। पहले भी आपके पास एक नोटिफिकेशन आया था स्टार्टिंग में, जिसमें लिखा हुआ था कि आपको 11th और 12th की चीज़ें पढ़नी है, पर अब सिलेबस में और ज़्यादा स्पेसिफिक कर दिया है कि 11th और 12th में इतनी सारी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स के इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपको उनमें से स्पेसिफिकली कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। आपको टोटल 50 क्वेश्चंस दिए होंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहले यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जाएगा। व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, होती क्या है, किस चीज़ को स्टडी करते हैं, इसके टूल्स क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स इनमें से कौन से हैं, इनमें से कौन से नहीं हैं। आपको पता है कि MCQ में पूछा जाएगा क्वेश्चंस, तो आपको और भी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, काफ़ी डीपली स्टडी करना पड़ेगा कंटेंट मैटर को। उसके बाद है सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम्स में आ जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों राइज होती है, और इन तीनों का भी कंटेंट मैटर, जो 3 प्रॉब्लम्स मैंने अभी आपको बताई। उसके बाद है यूनिट 2 कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। इसमें आपको कंज्यूमर के बारे में पढ़ना है। कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है, ये कैसे इस्टेब्लिश होता है। यूटिलिटी अप्रोच करनी है आपकी। 2 अप्रोच थी, कार्डिनल अप्रोच और यूटिलिटी अप्रोच। तो आपको कार्डिनल नहीं करनी, यूटिलिटी अप्रोच करनी है, और इसमें 1 और 2 कमोडिटी केस करने हैं आपको। उसके बाद आता है डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होती है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट कैसे करते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इसके आपको तीनों मेथड करने हैं, परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। इनमें से आपको परसेंटेज मेथड तो बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में किया था, बट आपको थोड़ी बहुत दिक्कत टोटल एक्सपेंडिचर और ज्योमेट्रिक मेथड में हो सकती है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट 3 है हमारी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और मेजरमेंट पढ़नी है नेशनल इनकम से रिलेटेड। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका मीनिंग, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपके लिए ना ये वाली जो यूनिट है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये वाली चीज़ें आपने रिसेंटली अभी पढ़ी है। बस डिफरेंस ये है कि आपने जो तैयारी करी थी वो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए करी थी, और अब आपको इसके लिए ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करनी है, तो आपको कंटेंट मैटर काफ़ी डीप पढ़ना पड़ेगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ GDP, FC, GDP, MP, GNP, FC, GNP, MP एंड सो ऑन, NDP, NNP, इन सब की स्टडी करनी है MP पर भी और FC पर भी। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तीनों मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकलती है। आपके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आ सकता है, आपके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आ सकता है, आपके क्वेश्चन में फॉर्मूले में जो मेन हेडिंग्स होती है वो आ सकती है कि वैल्यू एडिड कैलकुलेटेड करते टाइम, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम वैल्यू एडिड मेथड से इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स को इंक्लूड करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी यूनिट 4 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये भी आपने पढ़ा हुआ है रिसेंटली। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और इनके कंपोनेंट्स, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव यानी APC, APS, MPC, MPS, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आप अपनी इकॉनमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट को कैसे डिटरमाइन करोगे। हमें सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल इकॉनमी पढ़नी है, जिसमें 2 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड और फर्म।
उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसके तीनों फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, इसकी वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप भी इसके अंदर ही आ जाएगा। उसके बाद किस तरीके से हम एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को सही कर सकते हैं, मेजर्स टू करेक्ट और इसमें मेजर्स कौन कौन से, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट की, हमें क्रेडिट कब बढ़ाना है कब घटाना है। चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, कौन सी सिचुएशन में गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करना चाहिए और कौन सी सिचुएशन में गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ करना चाहिए। उसके बाद यूनिट 5 है मनी एंड बैंकिंग। मनी होती क्या है, इवोल्यूशन, पहले के टाइम पे कौन सी फॉर्म्स एक्सेप्टेबल थी एज मनी, आपके टाइम पे कौन सी फॉर्म्स एक्सेप्टेबल है एज मनी। उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं मनी के, प्राइमरी और सेकेंडरी, उनमें कौन कौन से फंक्शंस आते हैं। उसके बाद आता है सेंट्रल बैंक, उसका मीनिंग और उसका फंक्शन, सेंट्रल बैंक का मीनिंग क्या होता है और उनके फंक्शंस क्या होता है। सेम कमर्शियल बैंक का मीनिंग क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद यूनिट 6 आती है गवर्नमेंट बजट एंड इकॉनमी। गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, उसके कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करने के। उसके बाद उसके 2 पार्ट्स होते हैं, पेमेंट और रिसिप्ट। पेमेंट में भी दोनों पार्ट पढ़ने हैं आपको, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रिसिप्ट में भी दोनों पार्ट पढ़ने हैं आपको, रेवेन्यू एंड कैपिटल। उसके बाद आपको प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पढ़ना है, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर पढ़ना है। उसके बाद आपको ये पढ़ना है कि बैलेंस्ड बजट कैसे होता है, और अगर बैलेंस नहीं है, इक्वल नहीं आ रही दोनों साइड बजट की, तो सरप्लस और डेफिसिट वाली सिचुएशन आएगी। इनका मीनिंग क्या होता है और इनकी इम्प्लीकेशन पढ़नी है आपको, बैलेंस्ड बजट की, सरप्लस बजट की और डेफिसिट बजट की। उसके बाद आपको तीनों टाइप के डेफिसिट पढ़ने हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। इन सब के मीनिंग, इन सब की इम्प्लीकेशंस और किस तरीके से आप इनको सही कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट 7 आती है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं है, इसमें आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ना है, इसका मीनिंग, और दोनों हालांकि 3 टाइप्स का होता है, इसमें आपको 2 ही टाइप्स दे रखे हैं, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। जो थर्ड वाला होता है माइनस फ्लोटिंग वाला, वो नहीं पढ़ना आपको, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल पढ़ना है। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, और किस तरीके से मार्केट में, एक फ्री मार्केट इकॉनमी में डिमांड और सप्लाई से फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, ये भी पढ़ना है आपको। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, इसके मीनिंग क्या होता है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद आप ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रिसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज़, इसमें आपका थोड़ा जनरल नॉलेज वाला और थोड़ा करंट अफेयर्स वाली चीज़ भी इंक्लूड कर दी गई है कि करंटली हमारे जो एक्सचेंज रेट है वो क्या चल रहे हैं, कोविड की वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट में इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। ये सारी चीज़ें भी प्रैक्टिकल चीज़ें जो हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस में हम इकोनॉमिक्स को यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको स्टडी करनी है। तो हमने अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखा। अब हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिलेबस, जो जिसे हम इंडियन इकॉनमी कहते हैं। इसमें यूनिट 8 है डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस, मतलब 1947 से 1991 के टाइम पे कौन कौन सी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हमारी इकॉनमी में हुई थी। इंडियन इकॉनमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी, उसका कैसा स्ट्रक्चर था, उसके क्या फीचर्स थे, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने कौन से कॉमन गोल्स अपनाए फॉर 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं, किसकी चेयरमैनशिप में इसको स्टार्ट किया गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मेन फीचर्स पढ़ने हैं आपको हमारी इकॉनमी के, प्रॉब्लम्स और एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट और नॉन इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट में हमने जो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ अपनाई थी उसके क्या प्रॉब्लम्स और पॉलिसीज़ थी। IPR 1956 पढ़ना है, SSI का रोल क्या होता है और वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, और फॉरेन ट्रेड पढ़ना है। अगर मैं सिंपली कहूँ तो हमें तीनों सेक्टर्स पढ़ने हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना है IPR और SSI, और टर्शरी सेक्टर में फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ना है। उसके बाद 9th यूनिट है, जो 9th यूनिट है वो हमारे करंट प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस है जो हमारी इकॉनमी में प्रिवेल हो रहे हैं।
ये आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके भी आ सकते हैं। पॉवर्टी क्या होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी, दो टाइप्स की होती हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ने पॉवर्टी कर्ब करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स अपनाए हैं और ये जो प्रोग्राम्स हैं वो कहाँ तक सक्सेसफुल रहे हैं, कितने सक्सेसफुल रहे हैं और कितने अनसक्सेसफुल रहे हैं। उसके बाद आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की होती क्या, इसका मीनिंग क्या होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और किस तरीके से एक ह्यूमन और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस होता है, और किस तरीके से एज अ ह्यूमन हम एक बेटर रिसोर्स बन सकते हैं, और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है। उसके बाद आता है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट में कौन कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं, मेनली क्रेडिट और मार्केटिंग। इसमें क्रेडिट प्रोवाइड करवाने में कोऑपरेटिव्स का क्या रोल है, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो रहा है, फोर्स पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स क्या होती है, लेबर सप्लाई क्या होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स में कितने परसेंटेज ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने अपनाई हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं इसके, और हमें केस स्टडी पर करनी है हेल्थ की क्या प्रॉब्लम्स है और क्या पॉलिसीज़ अपनाई हैं गवर्नमेंट ने हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, और इसका क्रिटिकल असेसमेंट भी करना है। क्रिटिकल असेसमेंट मतलब हमें ये पता लगाना है कि जो पॉलिसीज़ है कहाँ तक सक्सेसफुल रही है और किन कारणों से ये सक्सेसफुल, जितना इनको होना चाहिए था उतनी ये सक्सेसफुल नहीं हुई। नेक्स्ट है सबसे इजी टॉपिक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मीनिंग, इसके इफ़ेक्ट हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे और हमारे इन्वामेंट पे, जिसमें हमें ग्लोबल वार्मिंग भी पढ़ना है कि ये क्या होता है, इसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट यूनिट 10th है डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। कंपैरिजन करेंगे इंडिया का, पाकिस्तान का और चाइना का। बेसिकली ये ना एक तरीके की रेस है। जब तीनों देशों ने साथ में चलना शुरू करा था, जब इन्होंने तीनों ने साथ में चलना इन द सेंस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करनी स्टार्ट करी थी, तब इन तीनों इकॉनमी के क्या क्या फ़ीचर्स थे, इन तीनों इकॉनमी ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई थी, और एट द प्रेजेंट ये तीनों इकॉनमीज़ हमारे वर्ल्ड में कौन से रैंक पर है, कहाँ पर स्टैंड कर रही हैं, और अब के टाइम पे इन तीनों कंट्रीज़ के क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ये हमें एज अ कंपैरेटिव फॉर्म स्टडी करना है। उसके बाद इश्यूज़ स्टडी करने, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ें हमें इसमें स्टडी करनी है। आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोग खुद अवेयर रहिए कि आपका सिलेबस है क्या, अदरवाइज़ आपको 4 लोग बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे। 4 नई चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस आपको इतने मुश्किल क्वेश्चन कराएंगे बोल बोल के कि सिलेबस में है, वो आपका टाइम वेस्ट है। स्मार्ट वर्क करिए। आज के टाइम पे हार्ड वर्क तो करना ही करना है, पर साथ में स्मार्ट वर्क भी करिए। आप लोग 5-5 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं, पर आप वो पढ़ रहे हैं जो आपके सिलेबस में आएगा ही नहीं, तो उसके पढ़ने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। आप अपना जो भी रिसोर्स चूज़ करें बहुत सोच समझ के करें कि आपको अपनी स्टडी कहाँ से करनी है, क्योंकि आपका जो टाइम है वही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। तो आई होप आप सबको सिलेबस क्लियर होगा और आप सब बहुत मन लगाकर जी तोड़ मेहनत करेंगे मेरे साथ CUET 2022 क्रैक करने के लिए, ताकि आप सबको आपका मनचाहा कॉलेज मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ।